नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और विपक्ष को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या यूटी गवर्नमेंट पर संदेह होने लगा है। उनको डाउट होने लगा है कि उनकी नीति और नीयत में बहुत ज्यादा फर्क है और क्या सोच ये लेकर के आए। आज 3 जिलों में डीडीसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की चुनाव होना था, लेकिन तीनों जिलों में चुनाव को डेफर करना पड़ा। और इनका आरोप है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का खासतौर पर यह आरोप है कि जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, यानी भाजपा पर लोकतंत्र की दुहाई देने का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद बाइकॉट किया इलेक्शन का, इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं। आपको बताते चले, रामबन, राजौरी और किश्तवाड़, 3 ही जगहों पर आज 3 जगहों पे इलेक्शन को डेफर करना पड़ा। डेफर इसलिए करना पड़ा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि अगर हम राजौरी की बात करते हैं तो राजौरी में उनके पास 9 व्यक्ति थे, 9 सदस्य थे, जीत के लिए 8 चाहिए होते हैं। अगर रामबन की बात करते हैं तो रामबन में 8 सदस्य थे, किश्तवाड़ में 9 सदस्य थे, यानी कोरम नहीं पूरा था, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास बहुमत था। और सरकार ने या वहां पर जिला उपायुक्तों ने उनका चुनाव ना करवा करके डेमोक्रेसी पर फेथ करने वालों को ठेस पहुंचाई। हालांकि देर शाम को देवेंद्र सिंह राणा, जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, डेमोक्रेसी पर फेथ करने की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, उसी पार्टी ने बाइकॉट किया है। ये चिंता का विषय है और निंदनीय है। हमारे पास जे.एंड.के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की एक सिंगल जज की जजमेंट है, पुरुषोत्तम सिंह वर्सेस पीएससी 2004 की। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, लेकिन इसमें जजमेंट की जरूरत ही नहीं। जब आपके ही रूल्स में यह कह रहा जा रहा है कि जहां रिजर्वेशन है वहां, तो 9 आदमी जो है वो कोरम था, कोरम के बावजूद आपने इलेक्शन नहीं करवाई। आपने कहा 10 चाहिए, ना किश्तवाड़ में इलेक्शन करवाई, ना आपने राजौरी में इलेक्शन करवाई। चलिए, रामबन में तो 8 थे, किश्तवाड़ और राजौरी में इलेक्शन हो सकती थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको टेलीफोन कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं। हम इस मामले में एलजी साहब से भी मिले थे और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, और उन्होंने हिदायत भी दी। उसके बावजूद कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोअर रंग ऑफिसर्स जो हैं वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवाएं तो संजीदगी से करवाएं। हम नहीं चाहते कि यहां पे भी बिहार और यूपी की तरह जो इलेक्शन है वो जोर जब्ती से हो। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, लोगों को पता लग गया कि किश्तवाड़, रामबन और राजौरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अब आपने जो करना करिए, जैसे करना करिए। आज मुझे कोई कह रहा था कि बारामूला में भी ये हुआ। बारामूला में सिर्फ 5 लोग बैठे थे अंदर, यहां 9 बैठे थे, 9 और 8। दर्शकों, किश्तवाड़ में भी अलायंस गुट के लोग काफी लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में डिप्टी कमिश्नर ने यह हवाला दिया कि कोरम पूरा नहीं है, लिहाजा कोरम पूरा करने के लिए, कोरम जब तक पूरा नहीं होता तब चुनाव नहीं करवाए जाते हैं। और डिप्टी कमिश्नर ने जो कहा वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट जो फिक्स थी, इलेक्शन था चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल किश्तवाड़, जिसके लिए मीटिंग का टाइम जो है वो 11:30 बजे फिक्स किया गया था। जो ही मीटिंग शुरू हुई तो देखा गया कि कोरम जो था वो कंप्लीट नहीं था, जिसके लिए हमें मिनिमम 10 लोग चाहिए थे। 9 ही लोग प्रेजेंट थे और मैंडेटरी पीरियड जो वेट करने का था 2 घंटे था। 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक हमने वेट किया, लेकिन 9 लोगों से ऊपर, 9 मेंबर्स के ऊपर कोई नहीं आया, तो इसलिए हमें ये एडजर्न करना पड़ा। अब अगली डेट जो है वो दी जाएगी इलेक्शन की।
देखिए नोटिस जो है वो फ्रेश नोटिस निकाला जाएगा जिसमें मिनिमम 5 वर्किंग डेज जो हैं वो दिए जाते हैं। वो आज ही कोशिश करेंगे इलेक्शन अथॉरिटी से डिस्कस करके। अगर नेक्स्ट मीटिंग में भी यही रहता है कि कोरम पूरा नहीं होता 2/3 मेजॉरिटी का, उसमें प्रोविज़न ये है कि जो एब्सेंटी मेंबर्स हैं उनके खिलाफ फिर एक्शन इनिशिएट किया जाएगा, इलेक्शन डेफर होगा, बट उसके बाद जो मीटिंग होगी उसमें सिंपल मेजॉरिटी। दर्शकों, राजौरी में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। लोग सुबह जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनने जा रहे थे, खुशी से जा रहे थे कि एक उम्मीद थी कि वो वापसी पे जब घर लौटेंगे उनके घर में उनके गले में मालाओं का हार होगा और खुशी होगी। लेकिन जब वहाँ पर इलेक्शन ही नहीं हुए, इलेक्शन डेफर कर दिए, मायूस होना पड़ा। और शायद यही कारण है कि राजौरी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे थे। और उस वक्त जब डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आपके चुनाव डेफर किए जाते हैं, वो मायूस होकर बाहर निकले। और सदस्यों का क्या कहना है वो हम आपको बताते हैं। रीज़न क्या होना है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5, कांग्रेस के 3 और पीडीपी के 9 बंदे अब सुबह से अंदर बैठे हुए थे। और जो हमारे 5 मेंबर वो जहाँ पे नहीं आए, हमने डीसी साहब को जोर लगाया कि 66% हम हैं ही हैं, इलेक्शन करवाई जाए, वोटिंग करवाई जाए। पर वो बैठे, बस खाना खिलाया हमें कि खाना खाओ, और आधा घंटा बाहर, आधा घंटा अंदर, 3-4 बार हमें बैठाया। और लास्ट में बोला कि नहीं जी, मैं उनके खिलाफ समन निकालूंगा, उनको पकड़ के लाऊंगा, फिर वोटिंग होगी। ये कोई नया कानून और नया तरीका मैंने अभी देखा है यहाँ पे। मुझे समझ नहीं आई कि 9 आदमी जिनके पीछे 2.5 लाख वोटर हैं, हमें बुला के ऐसे ही इलेक्शन हो रहे हैं और ये हो रहा है। ना हमें पिछली डेट दी, ना हमें आगे की कोई डेट दी। तो मैं आज ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ये जोरों शोरों से कहना चाहता हूँ कि हमारा वाइस चेयरमैन नसीम लियाकत होगा आने वाले इलेक्शन में दोबारा। और हमारे साथ पीडीपी के डॉक्टर मनोहर सिंह एक मेंबर हैं, जो हम 8-9 मेंबर इस वक्त डीसी साहब के पास सुबह 11 बजे पहुंच गए थे। डीसी साहब ने हम सब की अटेंडेंस रिकॉर्ड की और उसके बाद वेट किया दूसरे मेंबरान का, वो नहीं आए। चूँकि जम्मू और कश्मीर पंचायत राज रूल्स के तहत ये कोरम जो है वो 14 में से अगर 9 मेंबरान मौजूद हों तो कोरम पूरा हो जाता है। हम 9 मेंबरान मौजूद थे। हमने डीसी साहब को रिटन ये एक दरख्वास्त भी वहाँ दी और उसके रिटन दरख्वास्त के साथ जो रूल्स हैं वो भी फराहम किए कि हम 9 मेंबर पूरे हैं, कोरम पूरा है, आप इस इलेक्शन को मरहले को कंप्लीट करवाएं और इलेक्शन जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाएं। मगर डीसी साहब चूँकि आप जानते हैं कि इनको आला कमान से कोई आर्डर आते हैं, इन डीसी साहब ने ये हमारी बात नहीं मानी और इस इलेक्शन को गैर कानूनी तरीके से एडजर्न कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन में जो वजूहात दी गई थी, जो रीज़न दिया गए थे, जो रूल्स साथ में साइड किए गए थे, किसी का कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। 1-2 लाइनों का आर्डर लिख के इसको एडजर्न कर दिया गया है कि कोरम पूरा नहीं है, हालांकि कोरम पूरा था। आप जानते हैं पिछले जब से ये इलेक्शन अख्ताम पजीर हुए हैं, पिछले 2 महीने से यहाँ पे बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टनर्स हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। दर्शकों, जो इंटर स्टेट प्राइवेट बसेस चलती है उनको भी इससे दिक्कत है कि लखनपुर में उनकी सवारियों को उतार दिया जाता है, फिर एसआरटीसी में चढ़ाया जाता है। आइए देखते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो इंटरस्टेट रोका हुआ है लखनपुर में, पूरे J&K पूरे हिंदुस्तान में खुल गया है, मगर यहाँ पे क्यों रोका हुआ है ये समझ नहीं आ रही। कि दिल्ली से गाड़ी आती है, चंडीगढ़ से आती है, उसको लखनपुर में रोक दिया जाता है और उसी कस्टमर को उतार के SRTC गाड़ी में बढ़ाकर फिर भेज देता है और उसमें पूरी पैसेंजर पूरा 50-50 सवारी भर के लाते हैं SRTC वाले, उनमें कोई कोविड नहीं है। और जो हमारी सवारी वहाँ से आ रही है, हमारी गाड़ी में आ रही है, हमारी फुल सैनिटाइज होती है गाड़ी, साफ़ सफाई होती है पूरी, उनको रोक दिया जाता है। ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नर महोदय से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ तो उनको ये अफसरशाही जो गलत गाइड कर रही है, जो हमारे वार्ड एडवाइज़र हैं वो बड़े अच्छे हैं, हमारी बात सुनते हैं, मगर हर बार हम हाँ जी
वैष्णो माता के दर्शन को आता है, जहाँ आ रहा है, पहले उसको जब माधोपुर उतारा जाता है, माधोपुर से फिर वो 500-600 रुपये खर्च करता है, फिर उसी को SRTC में बैठाया जाता है, ना कि दूसरी गाड़ी में। वो वहाँ के लोगों की मर्जी है, पहले वो टेस्ट करवाएंगे, जो अफसरशाही वहाँ बैठी हुई है लखनपुर में, वो टेस्ट करवाएंगे, फिर उसको SRTC की गाड़ी में बैठाएंगे, फिर उसी को भेजा जा रहा है। इतना हरास कर रहे हैं जो जनता को। अगर कोई आदमी श्रीनगर से बाहर जाता है या जम्मू से जाता है, कोई अस्थियाँ लखनपुर में ही रोका जाता है, 3-4 घंटे रोका जाता है। वहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं, जम्मू की कोई गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, वो माधोपुर रुक रही है। माधोपुर रुक के आपको या तो पैदल पार करो पुल, तो जहाँ फिर आप छोटी गाड़ी कर लो, वहाँ से 400-500 रुपये वो गाड़ी वाला लेगा, फिर आपको वहाँ SRTC में गाड़ी में बैठाएंगे, फिर आप जम्मू पहुँचोगे। इसलिए कि ऐसा क्यों, जब आप कोविड तो रहा ही नहीं है। दर्शकों, टिप्पर एसोसिएशन का लगातार प्रदर्शन चलता जा रहा है। आज भी सांबे में प्रदर्शन किया, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की, उनको मेमोरेंडम दिया और DC सांबा ने अश्योर किया है कि सोमवार से कोई सुधार लाया जाएगा। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि टिप्पर एसोसिएशन और पंचिस सरपंचिस पिछले काफ़ी दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की उनकी वाजिब कारण भी है, क्योंकि रेट बजरी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल उसका रेट आसमान छू रहा है और इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण किसी का भी नहीं है। माइनिंग डिपार्टमेंट से ये ज़्यादा खफे हैं। जानना चाहेंगे क्या वजह है, क्या कारण है कि आप माइनिंग डिपार्टमेंट से खफे हैं? देखिए, जब से अपना सरकारी जो अपना डिपार्टमेंट था उसको हटके जब से यूटी बनने के बाद जब ये माइनिंग माफिया हमारे JNK में इंटर किया हुआ है, हमें तब से ही परेशानियाँ झेलने को मिल रही हैं। जो कि सरकारी रेट जो तयशुदा रेट है, हम DC एडमिनिस्ट्रेशन अपना इधर परमिसेस में खड़े हैं, इसके कम्प्लेक्स में जो रेट्स हमारे अपना DC साहब ने अप्रूव किए हुए हैं, उन रेट्स के ऊपर हमें गाड़ियों को लोड करने नहीं दी जा रहा है। जब हम हल्की सी अपना कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उनका जो ठेकेदारों का जवाब हमें सुनने को मिलता है वो ये मिलता है, काम करना है करो, नहीं करना नहीं करो, हम आपको माल नहीं देंगे। अगर आपको माल चाहिए, हमारा रेट 12 रुपये है, वारा खाता है ले जाओ, नहीं खाता नहीं ले जाओ। अब हमें ये बताओ, हम जैसे प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, जहाँ लोकल सोसाइटी में काम कर रहे हैं, अब ये 2 रुपये पर फिट की रियलिटी थी। जब हम किसी कस्टमर को बोलेंगे कि 12 रुपये अपना पर फिट की रियलिटी से पीछे से माल आ, आपने माइनिंग डिपार्टमेंट से राब्ता किया, उनसे बातचीत की, क्या वो कहते हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है? उनका कहना है सर, जो माफी है वो इतना सर चढ़ के बोलता है कि उनके बस की ये बात ही नहीं है कि वो रेट को अपने कंट्रोल में कर सके। जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका भी नेक्सिस है? हम तो चलते देखते हैं, टिप्पर रात को चल रहे होते हैं, वो किसकी वजह से चलते हैं? क्या आपका कहीं नेक्सिस तो नहीं है पुलिस वालों के साथ? ऐसा रहा, हमारा कोई नेक्सिस नहीं है पुलिस वालों के साथ। ऐसा रहता था जैसे कि ये इनका टेंडर हुआ था। अब मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी इनकी रियलिटीज़ जो पॉइंट है, जो इनके ब्लॉक वगैरह हुए हैं, ये क्यों नहीं चालू करवाते? ये क्या करते हैं, एक ही ब्लॉक को इन्होंने चालू करा रखा है, जबकि हमारे जम्मू सांबा कठुआ का सारा लोड उसी ब्लॉक के ऊपर है। जब आपको पता है कि 1000 गाड़ी ने वहाँ पे लोड होना है तो मटेरियल शाम को 100 गाड़ी का तैयार होना, वो नेचुरली बात है। जब 100 गाड़ी चलेगी तो उसके बाद वाली गाड़ी कुछ ना हाथ पैर तो मारेगी। बाकी पहले तो था, कोविड की वजह से 6-6 महीने हमारी गाड़ी खड़ी रही। अपना सरकार की तरफ से हमें कोई भी 1 रुपया भी हमें अपना कोई अपना रिलैक्सेशन नहीं दी गई, बेनिफिट नहीं दिया गया। बाकी हमारा भी परिवार है, ड्राइवर है, उनके बच्चे हैं, क्लीनर है, हमने इंस्टॉलमेंट वगैरह देनी है। अगर तो मैं आपसे एक जवाब चाहूँगा सरकार, अगर तो गवर्नमेंट ने हमें कोई घर बैठे कुछ रिलैक्सेशन बेनिफिट दिए हों तो हम मान लेते हैं कि हमें काम नहीं करना चाहिए। बाकी रही बात चोरी की, चोरी होती है डिपार्टमेंट के नाक के तले, ये आप भी अच्छे से जानते हो। बाकी रही बात, अब काम अगर शुरू हुआ है तो आप उसको अच्छे से चलाओ। आप क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों हमें मजबूर कर रहे हो रोड के ऊपर आए, क्यों हमें डिपार्टमेंट मजबूर कर रहा है कि 5-5, 6-6 दिन हम रात जो अपनी एक टेंट के नीचे गुजार रहे हैं, हमारी गाड़ी सारी की सारी रोड पे खड़ी है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि किसका कोई वे आउट निकल सकता है? क्योंकि आप भी देखेंगे, मैंने भी देखा, आम पब्लिक भी देखती है कि रात को टिप्पर चलते हैं, वो कैसे चलते हैं वो हमारी समझ से बाहर है। मैं विनोद जी एक ही बात बोलूंगा, कौन सुनेगा, किसको सुनाए? ये करप्शन हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसा रूप ले चुकी है जिसमें अगर आप आम इंसान से लेकर सारे हमारे सरकारी तंत्र तक बोलें तो सारे इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर माइनिंग 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से मिल रही है, 200 रुपया, उसको अगर कोई 3000 रुपया सैकड़ा ले रहा है, वो भी एक करप्शन है। लेकिन लोग जाएं तो जाएं कहां? 50 लाख रुपए का इनका टिप्पर है, कम से कम 1.5 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट है, देनी है, नहीं देंगे टिप्पर उठाकर ले जाएंगे, कारोबार बंद हो जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। LG साहब
डीसी सांबा, एसएसपी सांबा, डीएमओ सांबा, इनसे एक प्रश्न, माइनिंग लीगल है या इलीगल है? अगर लीगल है तो लाख लाख रुपया टिप्पर वालों को माइनिंग का क्यों चालान किया जा रहा है? और अगर इलीगल है तो करोड़ों अरबों रुपए के गवर्नमेंट, प्राइवेट और कंस्ट्रक्शन जो घरों में हो रही है वो किस तरह से चल रही है? 1.5 साल से माइनिंग बंद है, 1.5 साल से माइनिंग बंद है, लेकिन काम बंद नहीं है जी। सारी गवर्नमेंट के नाकों तले काम हो रहा है। जिम्मेवार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप हमें ये बताइए, जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर लोग हैं उनसे आपने बातचीत की है? जैसे आपने एलजी की बात नाम लिया, डिप्टी कमिश्नर का नाम लिया, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स का नाम लिया और दीगर लोग भी हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई और उनका क्या जवाब रहता है? मेरे पास हमारे सेंटर मिनिस्टर जो हमारी पंचायतों में अश्विन चौबे जी सांबा में आए थे, उनका मेमोरेंडम है। एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका मेमोरेंडम है। डीसी साहब, हमारे डिपकॉम साहब, सभी का मेमोरेंडम है। हम तो इन्हीं से अप्रोच करेंगे। आम जनता परेशान है। आपने इनको मेमोरेंडम दिया, उनका क्या जवाब रहता है? लोग, पब्लिक ये सुनना चाहती है कि उनका क्या ये वाकया में इलीगल है माइनिंग या फिर लीगल है? लीगल है तो फिर क्यों पकड़ा जाता है और कितने टिप्पर्स को फाइन किया गया अभी तक? अगर कुछ देर आप यहाँ पे खड़ेंगे, हम मेमोरेंडम देंगे। आप हमारे जो जिला अधिकारी हैं उन्हीं से पूछ लीजिए कि माइनिंग लीगल है या इलीगल है। जवाब कोई नहीं आता, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। पर ये कार्रवाई कब होगी? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, 31 मार्च को पैसे लैप्स हो जाएंगे। अगर पंचायत में है, अगर स्टेट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उनका काम कैसे चलेगा? हम काम कहां से चलाएंगे? अगर कुछ जो माफिया यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को मारने के लिए पड़ते हैं। बहुत सी वारदातें ऐसी हो चुकी हैं। सिर्फ उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब कोई बड़ा हादसा या 2-4 आदमियों को मार डालेंगे, उनके बाद इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। 1 नंबर की 2-2 गाड़ियां उनकी चल रही हैं। पूरा दिन वो हमारे इस बसंतर एरिया में, सांबा के, जम्मू कश्मीर के एरिया में रातों रात घूम रहे हैं। रात को जेसीबीज लगी हैं, टिप्पर्स लगे हैं। अगर माइनिंग बंद है तो ये कैसे चल रहा है? दर्शकों, इस बाबत हमने डिप्टी कमिश्नर सांबा रोहित खजूरिया से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है रोहित खजूरिया, जो डिप्टी कमिश्नर सांबा है, और उनसे बातचीत करेंगे विस्तार से। रोहित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अव्वल सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आज काफ़ी सारे टिप्पर एसोसिएशन के लोग आए हुए थे और ये माइनिंग का मामला उलझता जा रहा है। एक लेबर स्टैंड स्टिल हो गया, हम देखते हैं गोल मार्केट बहुत ज़्यादा लेबर खड़ी रहती है, काम नहीं हो पा रहा। दूसरा, एक आम आदमी को बड़े महंगे दामों में ये बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है। तो आपसे जो बातचीत हुई, क्या लब्बो लबाब है? देखिए, ऐसा है, पहले ये जो माइनिंग थी ये ऑफलाइन होती थी, ऐसे ठेके होते थे, और उसके बाद जो बड़ा ठेकेदार है वो छोटे ठेकेदारों को या टिप्पर वालों को माल बेचता था। इस बार जो है ऑनलाइन ठेकेदारी, ऑनलाइन जो है ऑक्शन हुआ था सारे माइंस का, जितने ब्लॉक्स थे माइनर मिनरल के। तो उसका ठेका देने के बाद अब वो जो लोग हैं पहली बार जो काम कर रहे हैं या नया नया सिस्टम बदला है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ रेट्स की दिक्कतें आ रही हैं, कुछ और चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ये आ रही हैं कि कहाँ से किसने माल लेना है, कहाँ से देना है। तो वो सारी चीज़ें, दिक्कतें हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। तो ये आए थे मेरे पास प्रोटेस्ट करने वाले लोग, ये टिप्पर वाले लोग हैं। तो मैंने इनको अश्योर किया है कि मंडे से हम कोशिश करेंगे कि जो जिनको ठेका मिला हुआ है ब्लॉक्स का, वो इनको वाजिब रेट पर सामान देंगे और सप्लाई जो है सुचारू रूप से चलेगी। रोहित जी, आपको नहीं लगता है कि रेट फिक्स होने चाहिए? ये इसमें कोई दो राय नहीं, जब निज़ाम बदलता, जैसे वैट आया था तब भी दिक्कत आई, जीएसटी आया तब भी दिक्कत आई। इस तरह के जब नए निज़ाम बदलते दिक्कत तो आती है, लेकिन रेट फिक्सेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर की रहती है। ऐसा है, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें अक्टूबर 2020 में 2020 में हमने रेट फिक्स किए हुए हैं और उन्हीं रेट के ऊपर माल बिकना है। कुछ लोग बीच में चलाकियाँ करते हैं, ज़्यादा रेट पर माल बेचते हैं, उसमें हम पकड़ धकड़ करेंगे और सख्ती से पेश आएंगे। रोहित जी, आप एरिया जो है आईबी पर है और बंकर बड़ा इशू बनता जा रहा है लगातार, कम्युनिटी बंकर हो, इंडिविजुअल बंकर हो। आपकी डिस्ट्रिक्ट में जो टारगेट है बंकर्स बनाने का, क्या अचीव हो गया है? देखिए, ऐसा है, हमारा टारगेट 2135 बंकर बनाने का है, जिसमें से हमने करीब 1600 बंकर बना लिए हैं और 150 के ऊपर काम चल रहा है। पिछले साल जब कोविड आया, उसमें कोविड ने हर चीज़ को प्रभावित किया, तो उस प्रभाव के कारण ये काम स्लो हो गया था या कहीं कहीं रुक भी गया था। तो अब ये काम दोबारा से शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने फंड्स इसमें रिलीज़ कर दिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो बाकी के भी बंकर हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। रोहित जी, क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हैं, चेक कैसे करते हैं? देखिए, ऐसा है
कि क्वालिटी का इशू जो है वो डिपार्टमेंटल रेगुलर सिस्टम रहता है। 2 एजेंसियां जो काम कर रही हैं, एक PWD कर रही है, एक रूरल डेवलपमेंट वाले कर रहे हैं। तो जो उनका अपना डिपार्टमेंटल सिस्टम रहता है उसी में वो होता है चेकिंग सारा। तो उसमें कमियां तो रहती होंगी कई किस्म की, तो जब कमी रहती है, शिकायत आती है, तो उसके ऊपर फिर जाके थोड़ा सा उसको ठीक कर दिया जाता है जहाँ भी जो चीज़ पॉइंट आउट की जाती है। लेकिन कुछ जगहों पे ये भी शिकायत है कि बंकर के बीच में पानी चला जाता है। देखिए वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। बंकर के ऊपर पानी इसलिए जाता है कि ये जो हमारा जिस साइड पे बंकर बन रहे हैं, बॉर्डर साइड, जम्मू से जब आप पठानकोट की तरफ जाओ, राइट हैंड पे जो इलाका पड़ता है वो सारा पानी वाला एरिया है, और खब्बे पासे वाला जो एरिया है कंडी बेल्ट है। वहाँ जब भी ज़मीन खोदोगे पानी निकल आता है, पानी जाता है बिल्डिंग से अंदर, पहले भी जाता था। तो इस एरिया की ये प्रॉब्लम शुरू से है। रोहित जी, आपने बड़े डेयरिंग स्टेप उठाए हैं, काफ़ी सारी लैंड रिट्रीव कराई है, क्या अभी और भी बकाया है? देखिए ऐसा है कि ये एक रेगुलर प्रोसेस होता है जी। आपके नोटिस में कोई चीज़ें आ जाती हैं तो आप एक्शन करते हैं। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि बड़ा इसी में मुहिम हमारी चलती रहेगी। जब कोई शिकायत आती है, हमारी नज़र में आ जाता है कहीं पे गड़बड़ है, तो हम एक्शन ले लेते हैं। लेकिन लोग आपकी तारीफ भी करते हैं, एक महिला को कितनी पुरानी ज़मीन आपने दिलवाई, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। देखिए वो तो हमारा एक रेगुलर ड्यूटी है हमारी, जब नोटिस में कोई चीज़ आएगी तो एक्शन करना चाहिए, और करते हैं तो ठीक है, लोगों को इंसाफ मिले, इसी के लिए सरकार ने हमको यहाँ रखा हुआ है। एक बड़ी प्रेस्टिजियस स्कीम यहाँ पे लागू हुई है और बड़ी इम्पॉर्टेंट है यूटी जम्मू कश्मीर के लिए, सेहत स्कीम। और अपना रेगुलर रोजाना कितने लोग इसमें अपना पंजीकरण करवा रहे हैं और कितने कार्ड बन रहे हैं? देखिए ऐसा है कि सांबा की जो टोटल पॉपुलेशन है 3,15,000 के करीब है। तो कुछ लोग जो पहली स्कीम थी उसमें कवर है, तो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उसको हमने कवर करना है। तो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन है, 1,23,000 की हो चुकी है। कल का फिगर मैं आपको दे रहा हूँ जी, पिछले कल का। और उसके अगेंस्ट 1,09,000 के करीब गोल्डन कार्ड इशू हो चुके हैं जी। करीब 300, 400, 250 इतने कार्ड डेली इशू होते हैं। तो मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखना होगा तो इसमें पूरा डाटा इसमें मौजूद है, वो आप बता सकते हैं जी। मॉनिटरिंग का क्या प्रोसेस है कि सपोज किसी पंचायत में अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, या इसकी कंपेन अच्छे तरीके से, इसको जागरूकता नहीं चल पा रही, उसको कैसे मॉनिटर करें? देखिए सांबा के बारे में मैं एक चीज़ बोलूँगा। एक तो ये बिल्कुल प्लेन डिस्ट्रिक्ट है और छोटा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ इस किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। और जो स्टेट के अंदर, यहाँ आप आजकल यूटी बोलते हैं, हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सांबा आता है। तो हमारी अचीवमेंट अच्छी है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 2.5 लाख के करीब हमने करने हैं, उसमें से 1,25,000 के करीब हम कर चुके हैं। कुछ लोगों ने बेनिफिट लिया, क्या किस तरह की ये भी शिकायत है कि उनका क्लेम नहीं मिल पा रहा? कोई ऐसी शिकायतें आपके पास आ रही हैं? देखिए हमारे जो हॉस्पिटल हैं सांबा के अंदर वो 6-7 ही हैं, तो बाकी तो ये अस्पताल बाहर हैं, स्टेट के या यूटी के या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बाहर हैं। तो वहाँ जैसे कोई शिकायत मेरे पास तो कोई नहीं आएगी, तो हम इसके ऊपर गौर करेंगे और कोशिश करेंगे लोगों को लाभ मिले। दर्शकों, आज विश्व रेडियो दिवस है और रेडियो पूरी तरह से लुप्त हो गया था। जैसे ही मन की बात प्रधानमंत्री ने शुरू की और एफएम्स ने इसको नए सिरे से रिवाइव किया है। हालांकि वो पकड़ नहीं है जो शुरुआती दौर में हुआ करती थी। अगर मोहल्ले में एक रेडियो होता था और क्रिकेट का मैच चल रहा होता था, पूरा मोहल्ला वहाँ पे खड़ा होकर के सुनता था। किसी दुकान पे रेडियो लगा होता था तो लोग इंतज़ार करते थे। क्या राय है लोगों की, ये बताते हैं। सन्नी लाया चेक करें मैं लिफाफे नहीं, पर दौर अच्छा है ना, और दौर हाँ, ये दौर एंटरटेनमेंट जो है हर इंसान को हर एज पे चाहिए। हम लोग, मैं 51 बॉर्न हूँ, 50 से 60 बॉर्न के जो बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये ड्यूरेशन बहुत रहा। कोई ज़माना रेडियो का था कि तांबे की जाली लगती थी, फिर टीवी आया ब्लैक एंड वाइट, उसको हिलाना पड़ता था, भाई थोड़ा एंटीना को दाएं कर लो, बाएं कर लो। फिर उसके बाद मोबाइल WLL आया, फिर मोबाइल आया। डे बाय डे इतनी टेक्नोलॉजी जो चेंज हुई है, ये हमारे लिए अच्छी भी है। और मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है वो फिज़िकल स्पोर्ट्स के बजाय इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा कर रही है।
छोटे छोटे बच्चे मोबाइल लेते बैठे हैं, वीडियो गेम्स लेते हैं। इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी आती है कि जब हम बिनाटा रीतमाला होती थी बुधवार को, अमीन सियानी जी उसके वो बोलते थे, हम शाम को ट्यूशन से जल्दी भागते थे, जल्दी जाकर हमने सुनना है और फिर आपस में डिस्कस होता था। इस बार पहले पे पैदान पर कौन सा गाना आएगा। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चेंजेस आ रही है। अब तो ये ऐसे एलेक्सा वगैरह है कि आप इधर से बोलेंगे एलेक्सा ये गाना सुनाओ, वो गाना सुना देगी। कभी वो ज़माना आया टेप रिकॉर्डर्स वाला, टेप को घुमाते थे चलती थी, फिर सीडी आई, तो पेन ड्राइव आया। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी पॉजिटिव चेंज आई हैं। और जो पुराने लोग सुना करते थे या रेडियो पे प्रोग्राम, मैं एक गांव का निवासी होने का एक आपको और एक्सपीरियंस बताता हूं कि आज भी कुछ गांव ऐसे हैं मेरे गांव के अंदर आज भी रेडियो के सहारे हैं। पुरानी चीज़ें मैं मानता हूं साइंस ने नई टेक्नोलॉजी लाई, तरक्की की, बहुत कुछ आया, मोबाइल आए, टीवी आई, एलसीडी आई, स्पीकर आए, बहुत तरक्की की है। बट जो पुराना टाइम था, जो पुरानी चीज़ें थी, जो माहौल होता था मोहल्ले में, एक रेडियो हुआ करता था, सारे मोहल्ले वाले बैठते थे, जो वो प्रेम, वो बातें, वो प्रोग्राम रेडियो के, वो आज उनकी ज़्यादा आपने दिलाई। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि आज भी मेरे गांव के अंदर एक लड्डा गांव पड़ता है, वहाँ आज भी बिजली नहीं है और वहाँ लोग रेडियो ही सुनते हैं और मैं भी सुन के आया हूँ। तो इसके बारे में क्या बताऊँ, जैसे बूंदी साहब ने नई प्लानिंग चलाई है कि मन की बात, उससे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे, आप खुद जाके वहाँ उस गाँव में देख सकते हो जहाँ आज तक बिजली नहीं है, तो आज भी लोग रेडियो पर बिला शक प्रधानमंत्री जी की हमारी मन की बात ही सुनते होंगे, लेकिन रेडियो पे सुन रहे हैं। तो इसलिए जो पुरानी चीज़ें थी वो पुरानी थी, नया युग है, नई चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ साइंस ने तरक्की की है, बट जो इनके फ़ायदे हैं इसके नुकसान भी हैं हमें। तो इसके लिए हमारी जनता जो है वो अवेयर नहीं है। आपने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को पूछा, मैं गाँव के तलक रखने वाला बंदा हूँ और वहाँ रेडियो को आज भी लोग पसंद करते हैं। पहले आते थे वो तो सिंपल थे, उसके बाद बड़े बड़े डिज़ाइन वाले भी आए। लोग जो गाँव के अंदर अगर एक नया कोई वो लाता था स्ट्रक्चर खरीद के नया देखने के लिए, कोई नया शो के लिए, तो मोहल्ले वाले इकट्ठे होते थे। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।